हेलो। मैं स्वागत करता हूँ एसएससी के उन तमाम एस्पिरेंट्स का जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की पर्टिकुलरली या फिर कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि सर हमारा जीएस में सर बिल्कुल भी स्कोर नहीं आता है। क्या करेंगे जीएस में जो हमारा स्कोर है वो हाईली पॉसिबिलिटी से बढ़ता रहे। और सर हम इतना कंटेंट भी पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं हमारी समझ में नहीं आता है या फिर हम उसे बार बार भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये वादा देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी है आज से, अगर इसे मात्र और मात्र 15 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो जीएस का स्कोर है वो लगभग आपका 65 से 70% तक आने लगेगा। जी हाँ, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अपने आप में खास रहने वाला है। ये भी आपको इस कंटेंट की गहराई देख के आगे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का जो कंटेंट है इस वीडियो में हम आपके लिए देने वाले हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस 5 मिनट तक वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से अपना मन यहाँ पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक विरासत स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को आप जानते हैं जिसकी स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, इसके द्वारा जो हमारे इंडिया में कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं जो लिस्टेड हैं वो हैं 15, और जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो हैं 42। ठीक है, 42 क्या है, विश्व धरोहर स्थल हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं 42 कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है 42 को। तो इसमें से जो 34 हैं हमारे वो सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं और 7 हमारे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्थल हैं, और वहीं बात करें एक मिश्रित स्थल भी शामिल है। अच्छा, अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं वो अलग होते हैं और जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। यहीं पे आपको मैं बताऊं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, और विश्व धरोहर स्थल में वो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे प्राकृतिक रूप से हम जिन्हें देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों में यानी कि इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में कुछ जो मोस्ट फेवरेबल हैं एसएससी के द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं उन्हें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो देखिए, उनमें सबसे पहले जो हमारा रहने वाला बात आती है तो वो बात आती है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल का नाटक नाटक का विशेष रूप है जिसे 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक जब भी अपने आप में एक पुरानी वैदिक परंपरा है जबकि जिसको 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला रामलीला जो होती है हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत फेमस है। मोस्टली ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार और यूपी राजस्थान इन सब में फेमस है। तो ये भी 2008 में शामिल किए गए यूनेस्को द्वारा। अच्छा, योग की बात करें तो योग 2016 में शामिल किया गया। वहीं बात करें कुंभ जो था वो 2017 में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा जो 14वीं साइट बनी थी यूनेस्को की भारत में, इसे 2021 में शामिल किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं गरबा गुजरात की। तो जो गरबा है गुजरात का फोक डांस है, इसको 15वीं साइट के रूप में 15वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को द्वारा गृहीत किया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं छऊ डांस। छऊ डांस क्या आपको पता है, जो कि भारत के 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड एक आपका उड़ीसा। इन 3 में आपका छऊ डांस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली परफॉर्म किया जाता है। वही बात कर लेते हैं कालबेलिया। तो कालबेलिया अपने राजस्थान का और मोदियट्टू केरल के नाटक रूप हैं। इन सभी को 2010 में आपका शामिल किया गया था। 2010 में इन सभी को शामिल किया गया था। इसको किसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। कब शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया गया। अच्छा, आपको इनके वर्ष भी याद रख लेने क्योंकि एसएससी ने कई बार इनको पूछा है वर्ष के माध्यम से। वहीं बात कर लेते हैं आइए कुछ फेमस नृत्य शैलीज की। जैसे आज हम बात करेंगे मेघालय राज्य के। मेघालय राज्य के जो कुछ फेमस डांस हैं जो एसएससी के द्वारा कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो उनमें लाहो, नोंगक्रेम एंड बहंदी कलम, उसके बाद सादसुक, बांग्ला और खासी, ये सभी जो डांस हैं वो आपके हैं मेघालय राज्य के। आइए बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट घरानाज की। जैसे
किराना घराना ये कहाँ का है? मुजफ्फरनगर यूपी का ये घराना है, मुजफ्फरनगर यूपी का। ठीक है, बात कर लेते हैं किसके लिए फेमस है। तो ये भैया अपने आप में ख्याल गायन परंपरा के लिए फेमस है। संस्थापक कौन थे? करीम खां इसके संस्थापक थे। बात कर लेते हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। किस घराने के? तो किराने घराने के फेमस कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, बात कर लेते हैं उपेंद्र भट्ट। उपेंद्र भट्ट भी किराने घराने के एक फेमस कलाकार थे। और गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल का नाम कई बार एसएससी ने देख करके पूछा है कि ये किस घराने से रिलेटेड है, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादकों की बात कर लेते हैं जो एसएससी के द्वारा मोस्ट प्रोबेबल हैं, पूछे जाने के आगे भी चांसेस हैं और पूछे जाते रहे हैं। जैसे वायलिन, वायलिन की बात करें, वायलिन से कौन कौन से आपके संबंधित हैं? तो के सुब्रमण्यम एंड के वैद्यनाथन आपको याद रखना है। वहीं बात करें संतूर की, संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, और भजन सोपारी, आपको दो नाम ही आज याद रख लेने हैं। आगे के नाम हम आगे की वीडियो में जो भी पार्ट आएंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सारंगी, सारंगी से बंदू खान आपको याद रखना है और सुल्तान खान आपको याद रखना है। वहीं बात करें सितार की, तो सितार में आपको मैं बता दूं हरशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ठीक है, विलायत खां, विलायत खां, अरविंद पारेख। ठीक है, अरविंद पारेख। वहीं बात कर लेते हैं कुछ फेमस उत्सव की, उत्सव या महोत्सव आप इनको बोल सकते हैं। तो बात करेंगे तमिलनाडु के जो उत्सव हैं, तो देखिए चिथिरई, चिथिरई, चित्थाती, जल्लीकट्टू, जो बुल फेस्टिवल भी बोला जाता है, पोंगल, महामहिम, पुंथुडु। पुंथुडु क्या है? पुंथुडु तमिलनाडु का न्यू ईयर है। ठीक है, तमिलनाडु का न्यू ईयर है पुंथुडु। ये भी एसएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पोर्ट्स के बारे में। तो देखिए स्पोर्ट्स, इंडिया में जो हॉकी का पहला वर्ल्ड कप था, इंडिया में नहीं सॉरी, इंडिया पहला जो वर्ल्ड कप था वो हॉकी का हुआ 1975 में। कब? 1975 में। ये क्यों फेमस हो जाता है ये वर्ल्ड कप? क्योंकि ये भारत में ही हुआ था। जी हाँ, अजीत पाल सिंह जो थे इसके कैप्टन थे और पाकिस्तान को इसमें हमने हराया था 2-1 से। ठीक है, तीसरा जो क्रिकेट का वो सॉरी हॉकी का वर्ल्ड कप तीसरा जो हुआ था उसका आयोजन मलेशिया में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं पहले हॉकी के वर्ल्ड कप की। तो 1971 में पहला हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में पहला हॉकी का वर्ल्ड कप होता है और इसको विजेता कौन था? इसका विजेता था पाकिस्तान और उपविजेता था स्पेन। आपको ये याद रख लेना है। इस पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि एसएससी ऐसे ही पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा पहला हॉकी का वर्ल्ड कप या फिर दूसरा हॉकी का वर्ल्ड कप कब हुआ, या फिर पूछता है जैसे जो ज़्यादा फेमस है इंडिया, इंडिया के लिए कौन सा फेमस होगा जिसमें इंडिया की हार जीत हुई होगी। और आपको पता है पाकिस्तान से तो हमारी वैसे ही अनबन रहती है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड वो फैक्ट्स को ज़्यादा पूछने पे ध्यान फोकस करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बात करें 2023 के हॉकी के वर्ल्ड कप की, तो ये भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। किस शहर में हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, बात कर लेते हैं आइए इसमें कौन विजेता था। तो इसमें विजेता था आपका जर्मनी, और जर्मनी इसमें विजेता था और उपविजेता बेल्जियम था। ठीक है, बेल्जियम की 2026 का जो क्रिकेट वो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो नीदरलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आइए कुछ संगीत की, जो फेमस फोक डांस हैं कुछ स्टेट्स के। जैसे पंजाब राज्य के फोक डांसेस की बात करें, सॉरी ये संगीत हैं, मैं इनको डांस बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये हैं संगीत, जैसे टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन, धोरियन, ये सभी पंजाब के संगीत रूप हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख लेने हैं। टेनिस टूर्नामेंट, बात कर लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट कौन सा जो इंटरनेशनल स्तर पे होते हैं। जैसे विंबलडन हो गया आपका, जो 1877 में सबसे पुराना है, घास के कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं बात करें यूएस ओपन, तो ये 1881 में स्टार्ट होता है, 1881 में। ठीक है, विंबलडन 1877 में। एंड उसके बाद में बात करें फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन जो है इसकी शुरुआत 1891 में हुई और ये अकेला है जो मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है। बात करें वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई, 1905 में, जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि क्ले कोर्ट पे यानी कि मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाने वाला एकमात्र जो है वो है फ्रेंच ओपन। ठीक है, स्टार मार्क। तो
जो टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो टोटल 4 ही होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 शुरुआत कब से हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की? 1905 से। 1905 से शुरुआत हुई थी। किस पे खेला जाता है? तो ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पे, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2024 के विनर कौन है? तो पुरुष श्रेणी में जेनिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं, इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को 2024 में जीता था। फीमेल की बात करें, आर्याना सिवलिंका, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, उन्होंने महिला एकल में खिताब जीता था 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ठीक है। वही बात कर लेते हैं युगल में। तो युगल में ये इसलिए फेमस हो जाता है युगल वाला, क्योंकि इसमें इंडिया के रोहन बोपन्ना ने और मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनके साथ में युगल में इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कुछ फेमस बुक्स की, जैसे अनीता देसाई की। अनीता देसाई एक भारत की बहुत ही फेमस राइटर रही हैं, जो इंग्लिश में लिखती हैं, और इनके कुछ नॉवेल्स में जैसे फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी ये इनके फेमस नॉवल हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं किरण देसाई। तो किरण देसाई अनीता देसाई की बेटी हैं। अनीता देसाई की बेटी हैं। इनकी कुछ फेमस पुस्तक हम देख लेते हैं, जैसे द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और एम्बेलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हलबलू इन गुआवा आर्चर्ड। ये सबसे मोस्ट फेमस किताब है इनकी, हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड, जो एसएससी के द्वारा 3-4 बार लगभग मेरे हिसाब से पूछ ली गई है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे बढ़ते हैं, आइए पॉलिटी की तरफ। आपको कुछ मैं पॉलिटी का बता देता हूँ इसमें। और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी, वो करेंगे पॉलिटी में, जैसे संविधान का जो निर्माण, जो हमारा प्रारंभ हुआ था संविधान सभा से, वहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का प्रथम जो सत्र था वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। उसके बाद में बात करें तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। फ्रेंच प्रथा पर ये आधारित थी। फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? फ्रेंच प्रथा पे, ठीक है। अच्छा, पहला जो संबोधन था संविधान सभा का, वो किसने किया था? तो पहला संबोधन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान सभा का पहला संबोधन किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा। पहले अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, 11 दिसंबर को। बात कर लेते हैं 13 दिसंबर क्यों फेमस डेट है? क्योंकि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1940 को। ये भी आपको सिंगल फैक्ट याद रख लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संविधान सभा का पहला जो सत्र था वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 तक चला था, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं संविधान परामर्शदाता या फिर संवैधानिक सलाहकार। तो ये हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। कई बार एसएससी के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जा चुका है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे बी.एन. राव। अच्छा, बी.एन. राव संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था वो बी.एन. राव के द्वारा ही अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था, जिसमें 243 आर्टिकल थे, ठीक है। वही बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तो संविधान सभा का गठन जो था वो कैबिनेट मिशन के आधार पे ही हुआ था। जी हाँ, संविधान सभा का जो गठन था वो जो 9 दिसंबर 1940 को गठित हुई थी हमारी संविधान सभा, वो कैबिनेट मिशन के आधारित पे थी। अच्छा, बात करें क्रिप्स प्रस्ताव, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। माउंटबेटन योजना 1947 की ही है। तो ये तीनों स्टार मार्क मैंने कर दिए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखिए, 24 मार्च 1946 को सीएम जो थे वो दिल्ली आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या पेश किया था? तो 16 मई 1946 को पेश किया था। इसमें कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे, ठीक है। इसमें 13 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन की यहाँ पे जो बात करी गई है, अभी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था। संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, ठीक है। जिसमें कितने सदस्य थे टोटल? टोटल इसमें 13 सदस्य थे। कब ये पेश हुआ कैबिनेट मिशन? 16 मई 1946 को। अच्छा, संविधान सभा का जो गठन था इसी के आधार पे हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं वहीं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है। वहीं बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो ये प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संघ शक्ति और संविधान शक्ति, दोनों ही संघ से जुड़ी हुई ये आपकी कमेटीज थी। इनके अध्यक्ष नेहरू साहिब थे। ठीक है, बात कर लेते हैं संचालन समिति की। तो इस संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं बात करें मौलिक अधिकार उप समिति, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जेबी कृपलानी तो थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। वहीं सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल जो थे वो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, उप समिति नहीं, समिति के अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, क्योंकि इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत यानी कि अपनाया था। कुल 165 बैठकें हुई संविधान सभा की। ठीक है, लागू कब से हुआ हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। बात कर लेते हैं संविधान सभा में महिला, तो 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। हस्ताक्षर इनमें से 11 महिलाओं ने किए थे। अच्छा, एकमात्र इस्तीफा देने वाली संविधान सभा से वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी भारत की, स्वतंत्र भारत की, या फिर सॉरी गणतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। सुचित्रा कृपलानी पहली महिला सीएम बनी थी यूपी में। ठीक है, सरोजनी नायडू का इस टाइम तक निधन हो चुका था। जी हाँ। अच्छा, लीला राम की बात करें तो लीला राम ने इस्तीफा दिया था। और हंसा मेहता भी इसी संविधान सभा की एक सदस्य रहीं। बात कर लेते हैं कमला चौधरी, ये भी इसकी सदस्य रहीं। और जी दुर्गाबाई भी इसकी सदस्य रहीं। और रेणुका रॉय, ये सभी आपको जो मैंने बताया वो 15 सदस्यों में से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारी शामिल रही थी, वो उन महिलाओं के नाम थे। एक थी मालती चौधरी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करते हैं, चलिए। तो दक्षिणा वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला पूछ सकता है कौन थी, तो दक्षिणा ही वेलायुधन जो थी एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला एकमात्र। एनी एनी मस्किनी का भी नाम चर्चित है, अब पर मुझे याद नहीं आ रहा क्यों चर्चित है। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र जो सदस्य थी वो थी अम्मू स्वामीनाथन। मानव प्राचीनतम जीवाश्म जो मिले हैं वो कहाँ से? हथनौरा एमपी से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं एमपी में हैं। और दमदमा की जो गुफाएं हैं वो यूपी में हैं। और सरायनहार राह क्षेत्र जो है वो यूपी में है। बात कर लेते हैं 1982 में ASI आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया हथनौरा यूपी, इसकी खोज हुई थी 1982 में। ठीक है, बात कर लेते हैं भीमबेटका गुफाएं। तो भीमबेटका गुफाएं एमपी में हैं। और 1957 में इनको खोजा गया। ठीक है, VS वाकड़कर ने इनको देखा था 1957 में, या फिर खोज करी थी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। VS वाकड़कर का नाम जुड़ा हुआ है भीमबेटकर गुफाओं से, आप रिलेट कर सकते हैं भीम और भीम वाकड़कर। ठीक है, ऐसे करके आप रिलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में आपका शामिल किया गया था। ठीक है, महाभारत पे आधारित गुफाएं हैं। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्थायी जो जीवन की प्रवृत्ति थी मानव में, कहाँ किस उसमें हुई थी? नवपाषाण काल में आई थी। अच्छा, स्थायी जीवन के प्रत्यक्ष जो साक्ष्य मिले हैं और पालतू भैंस के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो अब वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण है मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ता है ये। और वोलन वोलन जो नदी है, वोलन घाटी या फिर वोलन नदी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके किनारे ये शहर बसा हुआ था, जिसमें गेहूं और जौ की 1000 ईसा पूर्व खेती के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, वहीं बात कर लेते हैं सिंधु घाटी के कालीबंगा स्थल की। तो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और कोट दीजी जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो बात करें लोहरा देव संत कबीर नगर को बोला जाता है। ये यूपी का नवपाषाण कालीन स्थल है। चावल के जो साक्ष्य हैं यहाँ से मिले थे। चावल के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य लोहरा देव यूपी से मिले हैं। वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप इसे याद करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि चावल के यहाँ से साक्ष्य मिले थे।
वहीं बात कर लेते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज जो था उपलब्ध कराया गया वो जौ था। ठीक है, जौ मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज के रूप में उपयोग किया गया था। नवदा टोली संस्कृति जो है एमपी में है और लोथल जो है वो गुजरात में है। एकमात्र जो बंदरगाह है गोदीवाड़ा है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का। कहाँ पे? भारत में। वहीं बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, बनावली हरियाणा में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं अतरंजी खेड़ा यूपी, ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ से प्राचीन लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे हमें साक्ष्य लोहे के नहीं प्राप्त हुए हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लोहे का उपयोग करते थे, तो आपको आंसर देना नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कभी भी आज तक लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे तटीय जो रेखा है भारत की, वो 9 राज्यों की लगती है तटीय रेखा। ठीक है, तटीय रेखा किसे कहते हैं? तो तटीय रेखा बोलते हैं जो समुद्र का किनारा होता है। तटीय रेखा समुद्र का किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है उसे तटीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं समुद्री सीमा की। तो समुद्री सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल के तट जो है वो 55 किलोमीटर लगती है। सॉरी, पश्चिमी तट से 55 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, पूर्वी तट से 45 किलोमीटर की है। ठीक है, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा लगती है वो किस राज्य की लगती है? तो वो लगती है गुजरात राज्य की, 1214 किलोमीटर। ठीक है, वही बात करें आंध्रा की, तो आंध्रा की आपकी लगती है 973 किलोमीटर। आपसे पूछे कभी भी कि किस राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो है गुजरात राज्य की। ठीक है, गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा लगती है, उसके बाद आंध्रा की लगती है 973, उसके बाद में तमिलनाडु की 906 किलोमीटर और मुंबई महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर। सबसे कम जो तटीय सीमा लगती है वो लगती है आपकी गोवा राज्य की। गोवा राज्य की सबसे कम तटीय सीमा लगती है। वही बात कर लेते हैं कुछ अपने जो भारत के हिस्से के द्वीप हैं उनमें। तो सबसे बड़ी जो द्वीपों में सीमा लगती है वो अंडमान की लगती है और सबसे छोटी जो तटीय सीमा लगती है वो लक्षद्वीप की लगती है। आइए बात कर लेते हैं जो इंडिया के जो पॉइंट हैं, जैसे नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से मुख्य भूमि के बिंदु हैं। तो जो आपका इंदिरा कोल है 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर में, ये सॉरी दक्षिणी देशांतर में मिलता है इंदिरा कोल। और ये सॉरी इंदिरा कोल जो है आपके नॉर्थन पॉइंट है, किसका? हमारे भारत की मुख्य भूमि का। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं ईस्ट ईस्ट पॉइंट की, तो ये वो किबुथुबलांग अरुणाचल प्रदेश में जो 97.525 ईस्टर्न लैटिट्यूड पे है। ठीक है, गुहार मोती की बात करें, ये गुजरात यानी कि ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, किसका? भारतीय मुख्य भूमि का। वही बात कर लेते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो कैप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी आपका आजकल इसका जो नाम बदल कर है वो कैप कैमोरिन कर दिया गया है। कैप कैमोरिन आप याद रख सकते हैं, कैप कैमोरिन इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु का। तो ये कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है और भारत के दक्षिणी छोर को कन्याकुमारी को बोला जाता है आपका कैप कैमोरिन बिंदु। देख लीजिए, ये है भारत के दक्षिण बिंदु को कैप कैमोरिन बोला जाता है, कन्याकुमारी को ही। और वहीं बात कर लेते हैं सुदूरस्थ, भारत का सुदूरस्थ जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन बिंदु या फिर पार्सन पॉइंट। ठीक है, बात कर लेते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय की। तो जो सूर्य सबसे पहले उदय होता है भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। और पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश से भी कहाँ सबसे पहले उदय होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से पहले भी नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे उससे पहले उदय उदय होता है, कोहिमा में। ठीक है, बात कर लेते हैं 4 AM और 4 PM। तो जो अंतिम जो सूर्यास्त होता है वो गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, 99 सॉरी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। आइए, तो इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतर बिंदुओं पे बात करेंगे। तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक सब्जेक्ट का डेली बाय डेली कवर करेंगे। और ये आप यकीन मानिए एकदम सिंगल लाइन फैक्ट हैं जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ लिए गए हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको शामिल किया गया है। और ये 2022 से और 2025 तक के अभी के सिंगल लाइन फैक्ट के आधार पे आपका प्रैक्टिस सेट है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरीके के उद्योगों को
आपकी मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं। कृषि जो है मुख्य व्यवसाय के रूप में है। विशाल जनसंख्या, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ का, विशाल जनसंख्या है, असंतुलित आर्थिक विकास है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि हमारी पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार की है, तो वो निम्न प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की पूछे आय कैसी है, तो ये है निम्न प्रति व्यक्ति आय। और प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ की विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें जहाँ 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है, वहाँ 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। बात कर लेते हैं गरीबी आकलन के लिए नीति आयोग है वो कार्य करता है। किसके लिए? नीति आयोग गरीबी आकलन के लिए कार्य करता है। वहीं बात कर लेते हैं एनएसएसओ, यानी कि एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि ये डेटा इकट्ठा करता है एनएसएसओ। और सीएसओ क्या करता है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, यानी कि ये डेटा को एनालिसिस करता है सीएसओ। और कलेक्ट कौन करता है? कलेक्ट करता है एनएसएसओ। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की सीएसओ की। तो सीएसओ की स्थापना 23 मई 2019 को एमओएसपीआई यानी कि मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए की गई थी। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करती है जो भी नीतियाँ तैयार की जाती हैं एनएसएसओ के द्वारा, उनको ये कवर अप करती है सीएसओ। ठीक है, आपका सीएसओ उनको कवर करता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ फेमस पंचवर्षीय योजनाओं की जो एसएससी ने कई बार पूछी हैं। वैसे सारी योजनाओं को हम कवर कर लेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही रद्द कर दी गई थी। ठीक है, निर्धारित टाइम पर प्रारंभ नहीं हुई, सॉरी, मतलब 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय पर स्टार्ट नहीं हो पाई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से 1951 से 56 में, जो कि आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो पीसी महलनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, पीसी महलनोबिस के पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक रही थी। उसके बाद में 3 ईयर्स का गैप आया था। ठीक है, 3 ईयर्स का गैप हो गया था। और फिर 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। ये चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974 में स्टार्ट हुई थी और 78 तक चली थी। ठीक है, बात कर लेते हैं 1978 के बाद में 2 साल का गैप आया जिसमें मोरारजी देसाई जो थे आपके प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक वार्षिक 2 साल उन्होंने वार्षिक रूप से योजना चलाई थी जिनका हर वर्ष के अंत में आकलन भी किया जाता था। बात कर लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो ये 1980 से 85 तक आपकी देखने को मिलती है। 1980 से 85 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना और 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रही थी। वहीं बात कर लेते हैं 8वीं की, तो 1992 से 97 तक, 1992 से 97 तक 8वीं, उसके बाद में 97 से 2002 तक 9वीं, और ये 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2007 से और 2012 तक। और लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद से नीति आयोग का गठन हो गया था योजना आयोग के स्थान पे, तो ये 2012 से 17 तक रही थी। ठीक है, इसी से आपका निकल के आया नीति आयोग। नीति आयोग इसी से निकल के आया। पूछ सकता है कि 15वीं, सॉरी, नीति आयोग की जो शुरुआत है वो किस पंचवर्षीय योजना से हुई, तो वो 2012 की 2017 से चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग का गठन हुआ। और इसके पहले जो इसका हेड हुआ करता था इनका योजनाओं का, तो वो योजना आयोग हुआ करता था। और अब जो हो गया था वो हो गया था आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 2015 से इसका हेड है। इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। नीति आयोग जो संस्था है उसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। आपको ये भी याद रख लेना है, थिंक टैंक इसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कुछ फिजिक्स के जो फेमस आपके जैसे आर्द्रता मापी हो गया यंत्र हैं। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर बोलते हैं। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का किया जाता है। वायु के वेग को मापने के लिए एनोमीटर का किया जाता है। और आपके गुणांक को मापने के लिए रक्त का, सॉरी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, बात कर लेते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट और प्रति घंटा में आप बिजली को मापते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे।
तो हाँ, एक ये रह गया पॉइंट, रिक्टर स्केल से आप भूकंप की तीव्रता मापते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन हो रही है वीडियो में मेरे को, क्योंकि मैं कभी वीडियो शूट नहीं करता था, लेकिन अभी मुझे वीडियो शूट करने पड़ रहे हैं। आप सभी की मदद भी हो जाएगी थोड़ी सी, और मेरा भी इसमें रिवीजन हो रहा है साथ साथ, तो इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन तो हुई होती है जब हम पहली बार किसी चीज़ को करते हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, आइए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो ये बैकुरल में मापते हैं, ठीक है, बैकुरल में। वही बात कर लेते हैं, तो फिजिकल परिवर्तन, जिसे वही अवस्था वापस मिल सके, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तित होना और दोबारा वाष्प से जल का परिवर्तित होना, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये फिजिकल परिवर्तन है, यानी कि भौतिक चेंज है। लोहे से चुंबक का बनना, ये कई बार एसएससी ने भी पूछा है कि लोहे से चुंबक बनना कौन सा चेंज है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। बात कर लेते हैं जल से बर्फ का बनना या फिर बर्फ से जल का बनना, तो ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। वही बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तनों की, तो दही से दही का बनना और फलों का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आपके आते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं आपके, ये जो स्केल होता है पीएच स्केल, इससे क्या मापते हैं, इससे हम एसिडिटी और बेसिक मापते हैं कि एसिड है हमारे पदार्थ में या फिर बेस है, यानी कि अम्लीय है हमारा पदार्थ जो है वो, या क्षारीय है, ठीक है। तो इससे जो 0 से 7 तक होता है, यानी कि 0 से 7 तक, यहाँ तक तो अम्लीय होता है, और यहाँ से 7 से आगे जितना बढ़ता जाएगा यहाँ तक क्षारीय रहेगा। कैसा रहेगा, क्षारीय, बेसिक, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और 0 से 7 तक तो ये रहता है एसिड, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का, ठीक है, एसिडिटी प्रवृत्ति का रहता है। बात कर लेते हैं 7 पे, तो 7 पे जो होता है वो उदासीन, न्यूट्रलाइज हो जाता है आपका, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। अच्छा, विटामिन्स की कुछ बात करते हैं, तो जल में घुलने वाली विटामिन हैं बी और सी, ठीक है, और वसा में घुलने वाली हैं के, ई, डी और ए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बफेलो और काऊ किस में जाती हैं, वाटर में जाती हैं। आपने देखा होगा वाटर के जो पॉन्ड में कौन जाती हैं, बफेलो और काऊ। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गई बी और सी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो विटामिन डी, इसको धूप का विटामिन कहते हैं, और विटामिन के को आंत्र जीवाणु कहते हैं, ठीक है। ये शरीर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं विटामिन डी और विटामिन के, शरीर के ग्रोथ में मदद करते हैं। आपको पता हो तो विटामिन के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है, विटामिन के का, ये आपको मैं लिखा देता हूँ। विटामिन के जो है हमारी रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आती है, ठीक है, विटामिन के, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के काम आती है। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में निरंजन शाह, निरंजन शाह स्टेडियम इसका नया नाम है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ईडन गार्डन कहाँ पे है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। डीवाई पाटिल स्टेडियम ये मुंबई में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, कर्नाटक में है, ठीक है। बात कर लेते हैं जीडी बिरला पुरु, 50 एज से कम के 1991 में कंप्यूटिंग नवाचार के लिए स्टार्ट किया गया जीडी बिड़ला पुरु, ठीक है। वैज्ञानिक संस्थान, पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी इसकी, तो पहली महिला वैज्ञानिक थी अदिति सेन डे। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान की पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी, अदिति सैनिक। बात कर लेते हैं 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, बेस्ट फिल्म जवान, 2024 के